नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अंजीत आपको सीयूटी हब पर फिजिक्स के लिए कुछ डायरेक्शंस देने आया हूं, जिसमें मैं आज डिस्कस करूंगा फिजिक्स का सिलेबस जो कि सीयूटी में रिक्वायर्ड है। अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस शुड बी कमिंग इन द सीयूटी 2022 एग्जाम्स। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ द CUET. So according to CUET, physics pattern should be decided for 12th grade exam, 12th grade syllabus. So first topic should be decided by the CUET is the electrostatics. As we know that 12th में लगभग हम सभी लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, तो इन्होंने ज्यादा जो फोकस किया है वो किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट पर, इलेक्ट्रिक करंट के पार्ट पर। आप सीधा सीधा समझ लीजिए, मैं जो बताना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्लास 12th में जो फिजिक्स है वो इन लोगों ने 70 से 80% क्वेश्चंस वहीं से बनाए हैं। तो मैं क्लियरली ये भी कह सकता हूं कि इन्होंने मेंशन भी किया है कि क्लास 12th का जो सिलेबस है वो सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग एडमिट कराने वाले हैं किसके अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग 12th के बारे में ही जानकारी जानना चाहेंगे वो लोग। तो हम आज जो डिस्कस करेंगे वो हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर कंजर्वेशन। फर्स्ट टॉपिक शुड बी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर कंजर्वेशन। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर कंजर्वेशन। जब हम लोग 12th में पढ़ते थे तो बेसिक हम लोगों ने देखा है कि हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते थे। व्हाट डू मीन बाय चार्ज? चार्ज शुड बी डिवाइडेड इन द टू फॉर्म। फर्स्ट विल बी पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर विल बी नेगेटिव चार्ज। अनदर विल बी नेगेटिव चार्ज। ओके, सो इन दिस टॉपिक वी शुड बी स्टडी अबाउट द कंजर्वेशन। नेक्स्ट, Coulomb's law. Coulomb's law, we should be know that Coulomb's law means F equal to Q1 Q2 over R square. Coulomb say that every body creating some charge and should attract some another body and repulse some another body. So the force applied across to one body to another body is directly proportional to multiplication of both the charges and inversely proportional to square of the distance in between the charges. So let's come to another topics, forces between multiple charges. Forces between multiple charges. Forces between multiple charges. Then superposition principle एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर मान लीजिए कि एक बॉडी है, बॉडी के आउटर सरफेस में कुछ चार्जेस हैं, इनर बॉडी में कुछ चार्जेस हैं, अनदर बॉडी है, यहां पर कुछ चार्जेस हैं, इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सुपरपोजिशन का क्या मतलब है कि जब हम लोग फोर्स को अप्लाई करते हैं तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो कि हम करंट में आगे जब मैं इलेक्ट्रिसिटी के और शायद थ्योरम पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि ओम्स लॉ क्या होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है कि वन बॉडी है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे चार्ज के साथ कैसे हो रहा है, अनदर बॉडी है उसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दूसरी बॉडी के साथ कैसे हो रहा है, ये सब हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। Then we come to electric field. Then come to electric field. What do you mean by electric field? There are two types of field. One should be magnetic field. Another will be electric field. The field created by the electrical phenomena is known as electric field. The field created by the magnetic phenomena also called as magnetic field. One form of energy should be converted to electrical to magnetic and magnetic to electric. So electric field और magnetic field कुछ नहीं है, सेम है।
एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में बोल देते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को जब हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। दैट शुड बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हम ये पढ़ना की कोशिश करेंगे कि एक पर्टिकुलर एक सिंगल चार्ज है उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। जैसे देखिए ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक पॉइंट का चार्ज है, तो एक्स के थ्रू जो चार्जेस लगेंगे वो कैसे लगेंगे, आउटर ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो ये एक्सेप्टर बॉडी है, तो कैसे चार्जेस लगेंगे, वो इस तरीके से लगेंगे। अगर पॉजिटिव है तो डोनर है तो किधर कैसे लगेंगे, आउटसाइड दी फिनोमिना। अब अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हम लोग सबके भी बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स की लाइंस होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो सूर्य से हम तक पहुंचती हैं, तो वो लाइंस के पैटर्न्स में चलती हैं। तो जब कभी भी हम लोग बात करते हैं, जैसे मोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में ही बात कर लें या जनरेटर के बारे में बात कर लें, तो कोई भी कंडक्टर है जिस तरीके से, तो उसमें जैसे अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इस डायरेक्शन हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऐसा हम लोग पढ़ते थे 12th में। तो हम लोग उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल्स क्या होते हैं। डायपोल्स के बारे में हम लोग पढ़ते आए हैं कि डायपोल्स क्रिएटेड होते हैं किसकी वजह से होते हैं, कि पर्टिकुलर D1 इज द दिस डायपोल एंड D2 इज द दिस डायपोल। तो डायपोल के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोग लेंगे, वो जानने की कोशिश करेंगे। डायपोल की वजह से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, हम उसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। डायपोल्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेटर की वजह से क्या होता है, हम लोग जनरेटर के प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं, मोटर के प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं। आज की दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रिकल्स के प्रिंसिपल्स से ड्राइव्ड होती हैं चीजें, उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स की हेल्प से। अब हम बात करते हैं, जब हम लोग डायपोल्स की बात कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली, पॉइंट चार्ज की बात कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर ली, तो हम बात करते हैं अल्टीमेटली टॉर्क की। हमारी अल्टीमेट रिक्वायरमेंट क्या है। आज के टाइम में हम लोगों ने सुनी है ट्रेन 18 चल रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेन का जमाना आ गया है, इलेक्ट्रिक कार्स का जमाना आ गया है, तो सबके अंदर क्या है कि हमको 32 न्यूटन मीटर का हमको टॉर्क चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हमको कार को बहुत अच्छी पिकअप के साथ चलाना है। अब इलेक्ट्रिक का जमाना है क्योंकि बैटरी से चल रही है, तो इलेक्ट्रिक की चाहिए। तो टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, तो वो कहां से मिल रही है, वो मिल रही है किसकी मदद से, डायपोल की वजह से मिल रही है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमें मिल रही है, तो वो रिक्वायरमेंट कहां से फुलफिल हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से फुलफिल हुई। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डेली यूजेस में सुबह मॉर्निंग से जागने से लेकर के इवनिंग में सोने तक हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो वो सब कहां से जनरेट होती है, वो सब होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। किससे होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। अब आप देखिए, हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब फ्लक्स क्या फिनोमेना होता है, अब फील्ड जनरेट होता है, उसी तरीके से कोई एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें उस फील्ड का फील्ड की अवेलेबिलिटी होती है, उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ गॉस एंड इट्स एप्लीकेशन। गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे कि गॉस थ्योरम क्या कहना चाहती है, चार्जेस के थ्रू गॉस थ्योरम कैसे लगती है, और गॉस थ्योरम जो लगती है वो सरफेस पर लगती है, कि हमको वॉल्यूम के बारे में डिफाइन करना होता है, तो गॉस थ्योरम के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। फाइंड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इन्फिनिट वायर को हम कंसीडरेशन करेंगे, उसके व्याप पर हम लोग गॉस थ्योरम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। हम लोगों ने जैसे अगर बात करी तो कई फॉर्म में हमारे पास चार्जेस हो सकते हैं, जैसे एज अ पॉइंट चार्ज, सच एज अ पॉइंट चार्ज। सेकंड विल बी लाइन चार्ज, थर्ड विल बी शीट चार्ज। थ्री टाइप ऑफ चार्जेस दैट शुड बी डिफाइंड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ये हमारी ज्यादातर जरूरतों को पूरा कर देते हैं। तो हमने जैसे ही बात करी, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर में होना चाहिए, ठीक है ना, इनफाइनाइट प्लेन शीट में होना चाहिए, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल में होना चाहिए। स्पेरिकल सेल इन द सेंस, स्पेरिकल इस तरीके से, स्पेरिकल इसमें बॉडी बना के रखा हुआ है, तो स्पेरिकल सरफेस में भी होना चाहिए। हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं कि जो कंडक्टर है वो इस शेप में होता है, तो ये शेप होती है, तो इसके बाहर चार्जेस कैसे फ्लो करते हैं, ठीक है ना, तो ये सब उसके बारे में डिफाइन करेगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल की। हम लोग पढ़ते हैं अपने मोबाइल का चार्जर जब भी खरीद के लाते हैं, हम लोग देखते हैं उस पर 5 वोल्ट है। वोल्ट क्या है बता रहा है, ये बता रहा है पोटेंशियल को। किसको बता रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को डिफाइन कर रहा है। हम लोग जब बाहर जाके देखते हैं, कोई भी किसी भी एपरेटस को खरीद के लाते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर खरीदी, इलेक्ट्रिक हम लोग
वो खरीद लेते हैं, प्रेस खरीद लेते हैं, या आप मान के चलिए इलेक्ट्रिक टीवी खरीदते हैं तो हम लोग उसको पढ़ते हैं 230 वोल्ट, 230 वोल्ट पढ़ते हैं। तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस, वन प्लेट शुड बी पॉजिटिव, अनदर प्लेट शुड बी नेगेटिव। और मान के हम लोग ये भी चलते हैं कि मान लीजिए हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी एनर्जी का फ्लो होगा। ये इस तरीके से है कि जैसे कहीं पर ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है, जैसे ज्यादा पानी अवेलेबल से कम पानी की तरफ जाता है, ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाता है, या हीट, परफेक्ट एग्जांपल एक हीट है कि अगर एक कंडक्टर में हीट को हमने एक तरफ से दे रखा है और दूसरे कंडक्टर को दूसरे सिरे की तरफ हमको पहुंचाना, जैसे चिमटा होता है अपना खाना बनाने वाला, अब एक तरफ से गर्म कर रहे हैं तो एक तरफ से हीट को ट्रांसफर होता जा रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। वैसे ही क्या हुआ कि हाइयर पोटेंशियल से, मतलब हाइयर जिधर चार्जेस ने जितना ज्यादा एनर्जी एक्वायर किया उधर से लोअर एनर्जी जहां पर पहुंच रही है वहां तक क्या हुआ, एनर्जी का फ्लो हुआ। सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी खेल होता है कि हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या होते हैं, चार्जेस जो होते हैं वो फ्लो करते हैं। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो ही करंट फ्लो होगा, अन्यथा करंट फ्लो नहीं होगा। तो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फिर वही बात आ गई, मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले बताई थी कि पॉइंट चार्ज की वजह से भी होता है, लाइन चार्ज की वजह से भी होता है, सीट चार्ज की वजह से भी होता है, और स्फेरिकल चार्ज की वजह से भी अवेलेबल होता है। एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस, हाउ मच टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस शुड बी अवेलेबल इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, हम इसके बारे में बात करेंगे। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का क्या है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी में हम लोग अर्थिंग कर देते हैं, घर में जैसे कोई काम है तो कहते हैं अर्थिंग करा दो, कोई भी एपरेटस है तो क्या कहते हैं, अर्थिंग करा दो। तो जो हमारी पृथ्वी है वो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ चार्जेस को क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। तो जब कभी हमें कोई परफेक्ट सरफेस की चार्जेस की प्लेट ऊपर चाहिए होती है जिसपे चार्जेस होते हैं, उसके जस्ट अपोजिट हमको नीचे इक्विपोटेंशियल सरफेस का अगर हम लोग इमेज क्रिएट कर देते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है, कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाती है। जब हम लोग इंजीनियर्स वगैरह और जो सब मेजरमेंट जब करते हैं या चीजों को बनाते हैं, जैसे वायरिंग कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को बना करके वो कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाती है। अगर देखें द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अब हमने इतनी बारी तो बात कर ली, अब एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है दोनों पॉइंट के बीच में, एक पॉइंट है एक अनदर पॉइंट है, उनके बीच में अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो उसके हेल्प क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब ज्यादा होता चलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब ज्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल्स इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो डाइपोल का क्या कैरेक्टर रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, आगे देखिए कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर की। ये कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिसमें इजीली चार्ज फ्लो कर जाता है या करंट फ्लो कर जाता है, उनको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है ना, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारे क्या है, कंडक्टर है। अगर मैं इंसुलेटर की बात करता हूं, इंसुलेटर इन द सेंस, जब कभी हम लोग वायर देखते हैं तो वायर के ऊपर एक लेयर होता है, ठीक है ना, तो वो जो प्लास्टिक का मटेरियल है वो क्या है, एक इंसुलेटर है। लकड़ी क्या है, एक इंसुलेटर है। प्लास्टिक क्या है, एक इंसुलेटर है। तो ये सब किसके काम के लिए है, ये इंसुलेटर के में कंसीडरेशन करते हैं। अगली बात करते हैं हम फ्री चार्जेस की। फ्री चार्जेस की अवेलेबिलिटी देखते हैं, कौन से फ्री चार्जेस होते हैं, एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर। कौन से फ्री चार्जेस हैं, कौन से बाउंड चार्जेस हैं, किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगला डाइलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब जहां पर एक बात आ गई है कि क्या बात आ गई, वो कह रहे हैं कि पोलराइजेशन के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो पोलराइजेशन का क्या मीनिंग है, पोलराइजेशन का मीनिंग ये है कि हाउ मच इफेक्ट शुड बी क्रिएटेड टू द अनदर चार्जेस, दैट शुड बी कॉल्ड एज अ पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन के बारे में हमने जब बात कर ली तो फिर हम बात करेंगे कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस के बारे में। अब ये कैपेसिटर और कैपेसिटेंस क्या है, डेली आप लोग एटीएम यूज करते हैं, अब तो नहीं करने लगे, अब तक तो ऑनलाइन पेमेंट का प्रोसेस आ गया तो कोई इशू नहीं रहा, लेकिन मोबाइल तो सभी लोग यूज करते हैं। तो मोबाइल में जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग जब उसको टच करते हैं कीपैड को, तो वो क्या होता है, एज ए कैपेसिटर है। वो कैपेसिटर को जब मदद करने से आप लोग टच करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उसकी वजह से क्या होता है, वो वर्किंग कंडीशन में आता है। अब मैं बोर्ड पर जैसे ये कर रहा हूं तो ये सब क्या है, ये भी एक कैपेसिटेंस है, ये भी क्या है, एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है। तो हमने कैपेसिटर्स के बारे में बात कर ली। फिर कैपेसिटेंस के हम जो कैलकुलेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपेसिटर्स क्या होता है, कैपेसिटर किससे बनते हैं, कौन सी बॉडी के इस्तेमाल होती है उसमें, स्टोर चार्जेस को स्टोर करते हैं। फिर हमने सेकेंडरी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैपेसिटेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैपेसिटेंस को अगर मान लो हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, और अगर मान लो पैरेलल में कर दिए
तो हम इसके बारे में उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो ये इनवर्स फिनोमेना होता है किसका? रेजिस्टेंस का। जैसे हम लोग बात करते हैं तो R इक्वल टू अगर सीरीज में है तो क्या होता है? R1 प्लस R2। अगर कैपेसिटेंस के केस में होता है तो कैसे होता है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। जस्ट रिवर्स फिनोमेना होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कैपेसिटेंस का। तो इनके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज इन पैरेलल, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस, बात कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। जैसे ये मान लीजिए ये मेरे पास है, ये मैंने एक इंसुलेटर लगा दिया, ये क्या लगा दिया मैंने? एक इंसुलेटर लगा दिया। ये भी एक मेटेलिक प्लेट है, ये भी एक मेटेलिक प्लेट है। तो इससे मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं? द कैपेसिटेंस विद कैपेसिटेंस इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अगर डाइलेक्ट्रिक है तो कैपेसिटेंस क्या जनरेट होगा, और डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो क्या जनरेट होगा? क्लियर ना? मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड वेन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कैपेसिटेंस के बारे में, प्रत्येक फिनोमेना के बारे में जानने की कोशिश हम करते हैं इसमें, और कैपेसिटेंस से रिलेटेड जितनी भी कैलकुलेशन होती है उनको हम फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगली जो मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है, मतलब इससे क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे स्टार्टिंग फेज तो वही है, अब मान के चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। देखिए बेसिक फिनोमेना समझने की कोशिश करिए कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम लोग इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी मटेरियल होता है तो उसके इनर में एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, और एक न्यूट्रॉन होता है। आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रॉन शुड बी मूवमेंट, यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, हम लोग यही पढ़ते आए हैं आज तक। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की मदद से क्या होता है? जैसे ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जब हम कभी भी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं तो क्या होता है? यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो होना शुरू कर देते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, एंड करंट विल बी फ्लो फ्रॉम दिस टू दिस प्लेट। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है। ये भी मैंने आपका ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, और उसी की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और ये किसकी मदद से होता है? ये होता है चार्जेस की मदद से। किसकी मदद से होता है? चार्जेस की मदद से होता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज इन किसके सरफेस में? मेटेलिक कंडक्टर। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मेटेलिक कंडक्टर। अगली हम बात कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है एंड मोबिलिटी क्या होती है। तो अब मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी होगी, तो उसी वेलोसिटी को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? तो वो हमारी कहलाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मोबिलिटी क्या है? कितनी स्पीड से वो लोग जा रहने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी मूवेबल है, तो वो सब क्या कहलाता है? मोबिलिटी कहलाता है। एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट, उनका इलेक्ट्रिक करंट के साथ क्या रिलेशन है, तो वो सब हमको डिफाइन करते हैं इसमें। अब हम ओम्स लॉ की बात करते हैं, जो कि बहुत सिंपल होता है, V इक्वल टू आई आर, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। J इक्वल टू सिग्मा ई, ये भी एक ओम्स लॉ है। ओम लॉ की कितनी फॉर्म होती हैं, ये सब हम लोग पढ़ाने की कोशिश करेंगे आपको, हम लोग ये बारे में बताने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस हम लोग जैसे पढ़ते हैं R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये हम लोग पढ़ते आते हैं कि रेजिस्टेंस शुड बी डिपेंडेंट ऑन लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं कि बताइए लेंथ को हमने हाफ कर दिया, एरिया को हमने हाफ कर दिया, हाउ मच द इफेक्ट क्रिएटेड इन द रेजिस्टेंस। तो इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हो गया, वीआई कैरेक्टरिस्टिक। वीआई कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है? अगर ओम्स लॉ के केस में बात करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं V इक्वल टू आई इंटू आर। There should be a linear relation in the V proportional to I. That means curve should be go from this. There is no problem regarding this. So, तो हम लोग देखते हैं कि लीनियर पैरामीटर कौन से हैं? जैसे रेजिस्टेंस, दैट विल बी ए लीनियर पैरामीटर। अगर मैं कंसीडरेशन करता हूं कैपेसिटेंस की, दैट शुड बी ए नॉन लीनियर पैरामीटर। और मैं बात करता हूं इंडक्टर की, दैट शुड आल्सो बी अ नॉन लीनियर पैरामीटर। ये भी क्या है? नॉन लीनियर पैरामीटर है। अब हम जैसे जैसे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर की, किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर की। पावर की हम लोग बात करते हैं तो P इक्वल टू V इंटू आई, मेजर इन द फॉर्म ऑफ वाट। नो प्रॉब्लम। एनर्जी की बात कर देते हैं, एनर्जी किसमें मेजर करते हैं? जूल में, सॉरी किलोवाट आवर। किलोवाट आवर में जब हम लोग बात कर देते हैं, ठीक है, वी आई इंटू टी, मतलब पावर के साथ अगर मैं टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो वो मुझे क्या दे देता है? एनर्जी दे देता है। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखते हैं।
ये देखिए, अगली बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि जैसे मैंने डिस्कस किया R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो इज द टर्म डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टिविटी। किसकी फॉर्म में डिफाइन हो रहा है ये? रेजिस्टिविटी में। अगर मैं बात करूं रेजिस्टिविटी का मीन्स क्या है कि हाउ मच अपोज अ कंडक्टर, कितना करंट जो हमने फ्लो किया है उसको कितना अपोज कर रहा है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी उसको करंट को फ्लो करने में जितना अपोज कर रही है उसको मैं उस मटेरियल का क्या कहूंगा? रेजिस्टिविटी कहूंगा। तो इसका मतलब एक दूसरा भी होता है कि कितनी कंडक्टिविटी है जो हमारे करंट को फ्लो करा रही है। हर एक ग्लास के दो पहलू होते हैं, आधा भरा है और आधा खुला हुआ है। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो 1 अपॉन रो, दैट शुड बी द कंडक्टिविटी। ये सब क्या है? कंडक्टिविटी है। तो मैंने दोनों टर्म को डिफाइन कर दिया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है और कंडक्टिविटी क्या होती है। अब हम उसके बाद बात करते हैं कार्बन रजिस्टर्स की। कार्बन रजिस्टर्स की, कभी कभी आपने घर में, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो ट्रांजिस्टर्स वगैरह आया करते थे, मोबाइल्स वगैरह का कुछ हमको मिल गया, खोल लिया करते थे, तो हमने देखा प्लेट के ऊपर छोटे छोटे से रजिस्टर्स लगे रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कार्बन रजिस्टर्स को बोलते हैं। उनकी कलर कोडिंग क्या होती है? कलर कोडिंग क्या होती है? कौन सी कलर कोडिंग पे लगाने पर कितने पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है, किलो में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि किलो में डिफाइन कर रहे हैं, कौन सा कलर जो किसको डिफाइन करेगा, कौन सा मटेरियल किसको डिफाइन करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कलर कोडिंग बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अगर मैं बात करता हूं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की, तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आते हैं। तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन तो बहुत इजी कॉम्बिनेशन होता है, जैसा भी मैंने अभी पहले डिस्कस किया था। जैसे मान लीजिए कि ये एक रजिस्टर है और एक ये दूसरा रजिस्टर, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि अगर पूरा करना है तो R1 इक्वल टू R1 प्लस R2, इस तरीके से हम इन चीजों को डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि टेम्परेचर का डिपेंडेंस क्या होता है, टेम्परेचर का रेजिस्टेंस से क्या डिपेंडेंस होता है। कि अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है कि घट जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि रेजिस्टेंस के साथ जगह से हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है। फिर हम जैसे ही बात करने लगे, अब जैसे मान लो घर में हम लोग बैटरी यूज करते हैं, मोबाइल के अंदर हम लोग बैटरी यूज करते हैं, तो उसके अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। वही चीज आ गई यहां पे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस होता है, उसकी वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमारा डिक्रीज होगा, तो हम उसके बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे ईएमएफ ऑफ ए सेल, लेक्लांसे सेल होते हैं, वोल्टेज सेल होते हैं, तो इन सब के ईएमएफ कितना होता है, कितनी रिक्वायरमेंट होती है इनको चार्जेस करने के लिए और रिचार्ज करने के लिए। कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, तो हम देखेंगे सेल्स को अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो वोल्टेज की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं तो वोल्टेज की कैपेसिटी डिक्रीज कर देते हैं। आगे देखिए, Kirchhoff's law and simple application, and next should be a Wheatstone bridge and meter bridge. Kirchhoff's law दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है Kirchhoff करंट लॉ और एक होता है Kirchhoff वोल्टेज लॉ। तो हम लोग Kirchhoff's के लॉ के बारे में पढ़ेंगे और उनके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि उनके क्या क्या एप्लीकेशन है। Wheatstone ब्रिज से हम लोग रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। हम लोग देखते हैं कि 3 पैरामीटर्स गिवन होते हैं और 4th पैरामीटर को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हम लोग 12th में ये सारा का सारा सिलेबस हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग बात करते हैं मीटर ब्रिजेस के केसेस में कि हम लोग कैपेसिटेंस कैसे मेजर करेंगे, इंडक्टेंस कैसे मेजर करेंगे, तो ये सब हम कहां से देखते हैं? मीटर ब्रिजेस के साथ देखते हैं। अगला हम पोटेंशियोमीटर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पोटेंशियोमीटर की। हम प्रिंसिपल देखेंगे क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या होते हैं उनके, तो उनको मेजर कैसे करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे देखते हैं, और फॉर कंपेयरिंग करेंगे ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स का और मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल का। आगे देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। अब हम बात कर रहे हैं, अभी तक हमने जितना पढ़ा उनके एक्सपेरिमेंट, उनका एप्लीकेशंस क्या है, तो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे कि 2 फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी और एक होती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनर्जी। तो जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक की तरफ भाग रहे हैं, तो यहां पे हम लोग अब बात करेंगे किसकी? मैग्नेटिज्म की। तो कॉन्सेप्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हम देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है मैग्नेटिक फील्ड का। अगला ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में देखेंगे, बायो-सैवर्ट लॉ क्या कहते हैं, इनके एक्सप्लेनेशन क्या है, इनके एप्लीकेशन क्या है, करंट कैरिंग लूप जो होते हैं वो क्या करते हैं, एम्पियर्स लॉ के बारे में बात करेंगे, इनके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट एंड टॉरॉइडल सोलेनॉइड्स हैं, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड साइक्लोट्रॉन। तो इनके बारे में क्लियरली जान के चलिए। अभी तक हम जो जितने फिनोमेना इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पढ़ रहे थे वो सारे फिनोमेना आप किसके फॉर्म में पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में पढ़ेंगे।
अगला देखिए, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर तब हम लगा रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज पे अगर फोर्स लग रहा है तो क्या वैल्यूएशन होगी, और हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की तो उसके लिए क्या वैल्यूएशन होगी। तो डेफिनेशन ऑफ एम्पियर्स टॉर्क एक्सपेरिमेंट बाय अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी एंड कन्वर्जन टू द एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अगला देखिए, करंट लूप है जो मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल या फिर बार मैग्नेट अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, सोलेनॉइड की। जैसे अगर मेरे पास कोई बार मैग्नेट है, लोहा मान के चलिए कोई भी मटेरियल है, उस पर अगर मैं सर्कल्स लूप बना देता हूं तो ये क्या बना देता है, ये सोलेनॉइड को क्रिएट कर देता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक एलिमेंट क्या होते हैं, पैराडायग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। जैसे हम लोगों को मटेरियल्स का इस्तेमाल करना है, मैग्नेट बनानी है, तो फेरोमैग्नेटिक की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हमने ऐसा मटेरियल ले लिया जो कि मैग्नेटिक कैपेसिटी को शो ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे मटेरियल्स के मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, उनको मैं किसके अंदर कंसीडरेशन करता हूं, फेरोमैग्नेटिक के अंदर। अगला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ, परमानेंट मैग्नेट को हम कौन से मटेरियल के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिव करंट, जैसे मान लो फैराडेज लॉ की बात कर रहे हैं, इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट की बात कर रहे हैं, लेंस लॉ की बात कर रहे हैं, एडी करंट की बात कर रहे हैं, सेल्फ एंड म्यूचुअल करंट की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, जैसे जनरेटर है, जनरेटर को मैं क्या करता हूं, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हूं। दैट शुड आल्सो बी द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली बाहर से सप्लाई आती है तो उसको मोटर में किस में कन्वर्ट करता हूं, मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। तो वो क्या है, वो भी मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमेना है। इन सारी चीजों को हम लोग किसमें स्टडी करेंगे, इसमें करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट, हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो कौन सी होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है। और जो हम लोग बैटरी में चार्ज इसमें इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी होती है, डीसी होती है। तो पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग देखेंगे क्या क्या होती है, रिएक्टेंस क्या होते हैं, इंपीडेंस क्या होते हैं, एलसी ऑसिलेटर क्या होते हैं, एलसीआर सीरीज में अगर लगाते हैं तो क्या मिलता है, रेजोनेंस कंडीशन कौन सी होती है, पावर एंड एसी सर्किट क्या होती है, वाटलेस करंट एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये थोड़ा सा एडवांस वाला टाइप आ जाता है। हम लोग अभी तक तो नॉर्मल फिजिक्स पढ़ लिए, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जैसे बात करेंगे तो ये आता है एडवांस फिजिक्स के बारे में, जैसे हम कंसीडरेशन करते हैं। तो नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला देखिए, ट्रांसवर्स नेचर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ट्रांसवर्स नेचर्स क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, हम उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव्स क्या होती हैं, माइक्रोवेव्स क्या होते हैं, इंफ्रारेड, विजुअल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, इंक्लूडिंग एलिमेंट्स, फैक्ट्स अबाउट देयर यूजेस। एक्सरे को हम लोग किसमें इस्तेमाल करते हैं, आपको भी पता होगा, बॉडी के स्केलेटन्स को चेक करने के लिए। तो ये सारी वेव्स के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अगला देखिए, ऑप्टिक्स के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फॉर्मूला एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हमको जो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ने में देख रहे हैं, तो किसकी वजह से देख पा रहे हैं कि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंख के रेटिना पर पड़ रही है। तो इसी फिनोमेना की वजह से हम लोग कोई चीज देख पा रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। स्फेरिकल मिरर्स को हम लोग देखेंगे, मिरर्स जो होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, मिरर के फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग देखते आ रहे हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, फाइबर्स में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है। एंड इट्स एप्लीकेशंस, ऑप्टिकल फाइबर्स का क्या करता है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस क्या होता है, लेंसेस क्या होते हैं, थिन लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है। हम इन सारे के बारे में, लाइट के थ्रू प्रिज्म से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है, स्काई का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। रेडिस अपीयरेंस ऑफ द सन एंड सनराइज एंड सनसेट, हम लोग देखते हैं कि सूर्य निकलता है और जब डूबता है तो दोनों टाइम पे कैसा होता है, रेडिश टाइप का होता है। ये भी कौन सा फिनोमेना है, ये भी वही फिनोमेना है, कौन सा, स्कैटरिंग वाला। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, ह्यूमन आई पे कहां पर कौन सी फिनोमेना बनता है, इमेज फॉर्मेशन कहां पर होता है, रेटिना पर होता है, अकोमोडेशन कैसे होता है, करेक्शन कैसे कर सकते हैं कि मान लीजिए दूरदृष्टि दोष है कि निकट दृष्टि दोष है, कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे, ये सब किसमें पढ़ते हैं, हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। आगे देखिए, माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हम लोग करते हैं छोटी चीजों को देखने में, टेलीस्कोप के करते हैं दूर की चीजों को देखने में। इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिफ्लेक्टिंग फिनोमेना क्या होता है, मैग्नीफाइजिंग पावर्स क्या होती हैं, वेव ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वेव फ्रंट एंड हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है, एंड डिफ्रेक्शन ऑफ प्लेन वेव एंड प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फ्रंट, जिसके बारे में बात करेंगे। प्रूफ ऑफ लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल।
हाइजेंस प्रिंसिपल की मदद से हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस के बारे में भी बात करेंगे, इंटरफेरेंस के बारे में बात करेंगे, यंग डबल होल एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंजिंग विड्थ एंड कोहेरेंट सोर्सेस एंड सस्टेनेबल इंटरफेरेंस के बारे में भी बात करते हैं। आगे देखिए, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं, हर्ट्ज एंड लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन देखेंगे, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखेंगे, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट देखेंगे। अगला मैटर वेव्स, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, डी ब्रोगली रिलेशन, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, डिटेल्स शुड बी एमिटेड की बात करेंगे, ओनली द कंक्लूजन शुड बी एक्सप्लेन। आगे देखिए, एटम्स एंड न्यूक्लियस, ये जो थोड़ा सा टॉपिक्स है ये चला जाता है हमारे केमिस्ट्री की तरफ, थोड़ा सा लाई कर जाता है। जैसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग कैसे हो रही है, इसका एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था, रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम क्या होता है, बोर मॉडल क्या होता है, एनर्जी लेवल क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, एटॉमिक मासेस, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, ये सारा का सारा एडवांस फिजिक्स का टॉपिक आ गया। रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे, अल्फा बीटा गामा रेस उनसे कैसे इंड्यूस होती हैं एंड देयर प्रॉपर्टी क्या होती है, रेडियो एक्टिव डिकेस होते हैं तो हम देखते हैं कि हाफ लाइफ टाइम के बारे में पढ़ते हैं तो वो किस तरीके से होता है, मास एनर्जी एंड देयर रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, मास डिफेक्ट कैसे होता है, कितना मास जाने से कितनी एनर्जी जनरेट हुई, मास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स फॉर्मेशन विद द मास नंबर, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि सूर्य की एनर्जी किससे जनरेट होती है और परमाणु डिवाइस जो होती हैं, परमाणु बम होते हैं, वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। अगली बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, तो एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स, मतलब हम लोग देख रहे हैं मोबाइल आजकल इस्तेमाल करते हैं, क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है। सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए ही क्या होता है कि जो वोल्टेज होती है वो कम रिक्वायरमेंट्स होती है और हमारा जो फंक्शनिंग होती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की अवेलेबिलिटी हो पाती है। तो अगर लोअर वोल्टेज पे अगर हम लोग कंसीडरेशन कर रहे हैं तो वो दैट शुड बी इलेक्ट्रॉनिक्स, हायर वोल्टेज पे कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं। तो इनके बारे में फिर एनर्जी बैंड के बारे में बात करेंगे, कौन से कंडक्टर होते हैं, कौन से इंसुलेटर होते हैं, कौन से सेमीकंडक्टर्स होते हैं, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रेक्टिफायर क्या होता है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, एलईडी हम लोग घर में इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, फोटो डायोड क्या होते हैं, सोलर सेल क्या होते हैं, जीनियर डायोड क्या होता है, जीनियर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इस्तेमाल कैसे करते हैं, जंक्शन ट्रांजिस्टर की तरह कैसे करते हैं, ट्रांजिस्टर एक्शन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर के बारे में कैसे बात करेंगे। अगर देखिए कॉन्फिगरेशन एंड ऑसिलेटर के बारे में बात करेंगे, लॉजिक गेट्स और एंड नॉट जो हम लोग पढ़ते आए, नैंड गेट, नॉर गेट, इसमें देखेंगे यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। अगला देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम, किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में हम लोग जब डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो देखिए एलिमेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम इन द ब्लॉक डायग्राम ओनली, हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला देखिए बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स, बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स देखेंगे कि स्पीच कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला देखिए बैंडविड्थ ऑफ ए ट्रांसमिशन मीडियम, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द एटमॉस्फेयर, स्काई के बारे में बात करते हैं, स्काई वेव्स के बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे और आगे भी सारी चीजों के बारे में, स्काई एंड स्पेस वेव प्रोपगेशन के बारे में करेंगे, नीड फॉर मॉड्यूलेशन के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के बारे में बात करेंगे। तो हम सारी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सारे टॉपिक्स को डील करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग।